हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नॉवल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। निकाह के बाद सब लोग वापस जा चुके थे। मिनहा अपने कमरे में ही बंद थी। हशाम भी सबको रुखसत करके अपने कमरे की जानिब चला गया था। उसे मिनहा की दिन की कई भी बातों पर अच्छा खासा गुस्सा था, इसलिए वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। फाटिया से कहकर उसने खाना मिनहा को खिलवा दिया था। हशाम बार पर लेटा हुआ चैनल सर्चिंग में मसरूफ था जब उसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। कमेंट। हशाम की आवाज सुनते ही मिनरा बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़े थे। हशाम को बेड पर लेटा देखकर उसकी जक्की नजरें मजीद झुक गई थी। मुझे आपसे बात करनी है। हशाम ने यकसा नजरअंदाज करने पर मिनरा को खुद उसकी तवज्जो पे जाना दिलवानी पड़ी थी। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हशाम अब टीवी के साथ साथ मोबाइल पर भी मसरूफ हो चुका था। उसके इस तरह के एटीट्यूड दिखाने पर मिनहा ने नजर उठाकर उसको देखा था। वो अपनी गलती का एहसास होते ही बहुत शराफत के साथ ही और बहुत हिम्मत जमा करके हशाम से अपनी फजूल बातों की माफी मांगने आई थी। लेकिन हशाम का इस तरह इग्नोर करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कोई बात करनी है मुझे, कोई बात नहीं करनी मुझे, मीना ढूंढ कर मुंह बनाकर कहती वहां से पलटी थी। मीना ने आज तक अपना ये अंदाज सिर्फ आयला अपने पापा को ही दिखाया था। अब न जाने कि वो हशाम के साथ भी ऐसे ही बिहेव कर गए थे। रुक जाओ वहीं पर, और जो बात कहने आई हो वो पूरी करो। हशाम मोबाइल बेड पर फेंकता हुआ सख्त लहजे में मीना से माता हुआ था। जब आप मेरी बात सुना ही नहीं चाहते तो मैं क्या बोलूं? मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। अब मिन्ना का मूड खराब हो चुका था, इसलिए बिना हशाम की बात माने वो बाहर के जाने पड़ी, जिस पर हशाम बेड से उठता हुआ एक ही जस्ट में मिन्ना तक पहुंचा। उसके दरवाजा खोलने से पहले ही उसका बाजू पकड़कर उसको बैग दरवाजे से टेक लगा चुका था। बिना इस अचानक दांव पर घबराते हुए हशाम की जानब देखा। ये इतने नहरे मुझे दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो कहने आई है ना वो बोलो, या मैं अपने तरीके से बुलवाऊं। हशाम मिनरा के इर्द गिर्द अपने दोनों बाजू टकाकर उसे मुकम्मल तौर पर अपने हंसा में लिया। उस पर झुका हुआ था। उसके इस तरह करीब आने पर मिनरा की दरकरें तेज हुई थी। क्या आप हर इंसान के साथ ऐसे ही रूड और सड़ियल है, या मैं ही वाद इंसान हूँ ये रवैया सहने के लिए? बिना बिना उसका हंसा तोड़ती हुई सीने पर बाजू बांधे अपने ड्रायर को साइड पर रखते हुए बोली। उसके अंदाज पर हशा अपनी बेसाता उम्र डालने वाली मुस्कुराहट रोक गया था। उसे निकाह के बाद मिन्हा का ये बदला बदला न डर अंदाज अच्छा लग रहा था। नहीं, ये सब सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है। हशाम की नजर मिन्हा के थोड़े पर मौजूद घड़े पर थी, जो इस वक्त उसे खुद से रूठा रूठा सा लग रहा था। मिन्हा इस वक्त हशाम के लाए गए पर्पल लाइट पर्पल और पैड कलर में बहुत ही खूबसूरत लगी थी। उसके रोने से सुजी हुई आंखों में गुलाबी डोरे नुमाया थे। मैं आपसे दिन में बोले कि लिफाफा माफी मांगने आई थी। मुझे इतना गलत नहीं बोलना चाहिए था। आप इतने बुरे भी नहीं है। मीना की नजरें झुकी हुई थी। वो बहुत ही नरम दिल की मालक थी। किसी को सख्त अल्फाज बोलकर या हट करके वो खुद भी बेचैन रहती थी। अभी भी उसे शाम से ये बात सुकून नहीं लेने दे रही थी कि उसने शाम का एहसान मंद होने के बजाय उस पर इतने फजूल इल्जाम लगा दिए थे। मतलब बुरा हो। हशाम को इस साफ को किसी लड़की से बात करना अच्छा लग रहा था। उससे पहले कि मीना को जवाब देती हशाम की कॉल आ जाने पर वो खामोश हो गई थी। हशाम बिना अपनी जगह से हटे वहीं पर खड़ा बात कॉल पर बात करता रहा था, और शायद वो अभी मिठा को जाने देने के मूड में नहीं था। और मिठा को भी उसे एक बहुत अहम बात करनी थी, इसलिए वो भी खामोशी से खड़ी रही। और गैर इरादी तौर पर उसकी नजरें हशाम के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। खड़ी मगरू नाक, अहमरी लब और रोशन पेशानी पर चमकता हुआ एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा तिल। मीरा ने फौरन नजर झुका ली थी। उसे लगा था कि अब मजीद कुछ देर उसने ऐसे ही पुलिस वाले की जन्म देखा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आज तक उसने इस शख्स के करीब होकर उसका दिल जिस तरह से धड़क रहा था, उसे कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हो रही थी। हशाम की काल कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही थी। शायद कोई जरूरी बात करनी थी, जिसकी वजह से वो मीना के आगे से हट गया था। हशाम के हटते ही मीना भी जल्दी से वहां से निकल गई थी। उसे अपनी कैफियत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उफ मेरे खुदा, मैं क्यों सोच रही हूँ उस चीज के बारे में जो मेरा कुछ नहीं लगता सिवाय कागजी रिश्ते के। मैं दिल इतना कमजोर भी नहीं है कि इतनी जल्दी कोई शख्स इसमें उतर जाए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। मीना चाय बनाते हुए साथ साथ बनाने में मसरूफ थी, जबकि जगह दरवाजे पर आहट महसूस करती वो पलटी थी। तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? हशाम को लगा था कि वो कुछ कहना चाहती है, इसलिए सवालिया अंदाज में उसके जन्म देखते हुए बोला, मुझे अपने पापा जाने से मिलना है। मिनरा हाथ की उंगलियां रोते हुए नजर चुकाकर बोली, वहां जाने में बहुत खतरा है तुम्हें? हशाम की पापा मिनरा ने आंखों में आंसू पड़े मिलता जी अंदाज में उसके जन्म देखा था। उसने अपने पापा से हर हाल में मिला था। वो नहीं चाहती थी कि उन्हें आखिरी बार भी ना देख पाए। इसमें अब रोने की क्या बात है? हर बात में रोना लाजिम है क्या तुम्हारा? ले जाऊंगा कल मैं तुम्हें वहां। मेरे होते हुए आपको तुम्हारा बाल भी बीका नहीं काटता। हशाम मजबूत लहजे में मिनरा के चेहरे पर खौफ की लहर देखकर उसका बहुत कुछ बावर करवाता वहां से निकल गया था। मिनरा आंखों में आंसू और चिपा मुस्कुराहट से जाए हशाम की चोरी पुछ को देखा था। सरियल तो है, मगर अच्छा भी बहुत है। बहुत लकी होगी वो लड़की जिसकी किस्मत में शख्स होगा। मिनरा ने उस लड़की की किस्मत पर रश्क हुआ था, जो पूरे हक से हशाम की जिंदगी में दाखिल हो गए।
आयला शावर लेकर वॉशरूम से निकलती ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हुई थी। रात को बहुत ज्यादा पी लेने की वजह से अभी तक उसका सर चकरा रहा था। रात के बारे में सोचते अचानक उसके दिमाग में जमाका हुआ था। ओ गॉड, रात को तो मीर थे मेरे पास और मैं उसे क्या क्या बोलती रही। वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। उसे तो मुझ पर मजीद नफरत हो गई होगा ना, मुझे इस हाल में देकर। आयला को सही से सारी बातें याद नहीं थी, मगर जितनी याद थी उन पर उसे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। वो एक ऐसे इंसान के सामने जो पहले ही उसे हकार पर नजर से देखता था, कैसे अपने बारे में सब कुछ बता सकती है। आयला ने खुद को अच्छी तरह से कोसते हुए रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया था, लेकिन सामने न्यूज चैनल देखकर उसके हाथ से रिमोट छोड़कर नीचे गिरा था। ओ मेरे खुदाया, ये सब क्या है। मीना पर इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई और मैं समझ ही नहीं रही। वो अंकल के साथ किसी ट्रिप पर गई हुई है। मीना की तकलीफ का सोचते आयला को अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। वो कैसे मीना के हवाले से इतनी बेखबर हो सकती है। 2 दिन हो चुके थे ये सब हुए और मैं अभी तक इस बात से बेखबर थी। अगर शहबाज अंकल को पुलिस ने पकड़ लिया तो मीना कहाँ गई। या खुदा, वो बेचारी किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। मुझे हर हाल में मीना से मिलना है। मैं कहाँ ढूंढूं मैं उसे मगर कहाँ ढूंढूं मैं उसे। आला ने जिस वक्त उसे शहबाज खान के हवाले से न्यूज सुनी थी, वो बिडरा से मिलने के लिए ऐसी तरह पड़ी थी। यह हरामी रफीक न्याजी बूढ़ा कहेगा मेरे सामने तो है, मैं उसका वो हाल करूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगा। मेरी मासूम दोस्त पर बदकुआ होने का दावा करेगा, बेगैरत कहेगा। आयला का बस नहीं चला था कि रफीक न्याजी उसके सामने और वो बार बार उसका हशर बिगाड़ दे। 1 मिनट, ये पुलिस वाला ये तो वही है ना, और इसने शहबाज अंकल को गिरफ्तार किया है। ये जरूर बिडरा के बारे में जानता होगा। हाँ, मैं उसके पास जाती हूँ। या अल्लाह जी, प्लीज बिडा जामियो हैर हरियत से हो। आयला जल्दी से अपना पर्स उठाते हुए पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल आई थी। मुझे एसपी हशाव गुर्देदी से मिलना है। उन्हें कहे कि मैं बिना शहबाज की दोस्त हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर आयला ने सामने से आते हुए एहलकार को मुखातब किया था। उसके बाद पर वो एहलकार हशाब की ऑफिस की जाने बढ़ गया था। सर, बाहर एक लड़की आई है जिसका कहना है कि वो बिना शहबाज की दोस्त है और आपसे मिलना चाहती है। ज्यादा से बात करते हुए हशाब एहलकार की बात सुनकर चौंका था, मगर भी कुछ सोचकर उस लड़की को अंदर बैठने का ऑर्डर दिया था। उस जिया को एक्सक्यूज करते हुए सोफे से उसके पास से उठता हुआ वापस अपनी सीट पर आ बैठा था। बे आई कब इन। आयला ने बहुत ही तमीज का मुजाहरा करते हुए इजाजत मांगी थी। यस, हजाब के सर हिलाने पर वजह डाले थे, लेकिन दूसरी तरफ सोफे पर बैठे हुए जिया को नहीं देख पाई थी, जो उसके वहां पर हैरान होता हुआ उसकी जानब मुतवज्जो हुआ था। पीच कलर के सादा से सूट में बालों को जोड़ में कैद किए हुए, दुपट्टे को अच्छे से कांधों पर डाले हुए, बिना मेकअप के वो सादा से हुलिया में जिया को अच्छा खासा हैरान कर गए थे। आयला का ये सादगी से लिए हुए हसीन रूप कुछ ज्यादा ही डराइया बिखर रहा था। आयला हजाब के कहने पर उसके सामने एक चेयर पर बैठ गए थे। मेरा शहबाज मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से मैं कुछ दिन से उससे उससे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। आज मुझे उसके बारे में सब पता चला है। मेरा उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आप उसके बारे में जरूर जानते होंगे ना, कि वो कहाँ है। बिना और कहीं नहीं जा सकती उसका, इस दुनिया में उसके फादर के अलावा कोई नहीं है। प्लीज अगर आप जानते हैं तो मुझे उसके बारे में बता दे। आयला ने बहुत ही तफसील के साथ अपनी बात हशाम के सामने रखी थी। उसके लहजे से बिना के हवाले से उसकी फिक्र और परेशानी साफ जाहिर थे। जिया के लिए आयला का यह रूप बिल्कुल नया था। आयला नहीं चाहती थी कि इस वक्त वो अपने मीर की नजरों के हसार में है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप सच कह रही है। आप रफीक न्याजी की दोस्त भी तो हो सकती है ना। अच्छा, आपकी बात पर आयला ने बहुत मुश्किल से जब्त किया था, क्योंकि यहाँ सवाल उसकी दोस्त का था। बिड्ढा, मेरी जिंदगी में दूसरी अहम ऐसी हस्ती है जिसकी हाथ में अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, और आपका कहना है कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी। आयला की बात पर आंसू की आमेजी शामिल हो चुकी थी और बिड्ढा के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं थी, मगर इन पिछले दिनों में जो कुछ इसके साथ हो रहा था वो बहुत हद तक अंदर से टूट चुके थे। वहां मौजूद जिया को हमेशा झूठी और धोखेबाज लगने वाली आयला आज बिल्कुल सच लग रहे थे। आपकी दोस्त मेरे पास ही है, वो बिल्कुल बेफूस है। ये मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करके बिड्ढा से बात कर सकती है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की खातर आप कुछ देर उससे मिल नहीं सकते। हशाम अब उसे मजीद भी कोई बात कहता कि बैठ से उजल में एहलकार के बुलाने पर वो बाहर की जाना बढ़ गया था। हशाम को आयला के बारे में बिड्ढा पहले ही सब कुछ बता चुकी थी और उसे मिलने का भी कह चुकी थी। हशाम ने जानबूझकर आयला को जांचने के लिए ये सवाल किया था। आयला चेयर से उठकर जैसे ही पलटी, सामने ही मीर जियान हैदर को टांग पर टांग चढ़ाकर सोफे पर बैठा देखकर उसका दिल जोर से दरक उठा था। मीर, आयला जेरे लब बड़बड़ाई थी। चलो, किसी के लिए तो तुम्हारे जज्बे हालिस है ना। जियान गहरी नजर से उसकी जन्म देते हुए बोला था। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए भी सच्चे और हालिस है मीर। आयला इस वक्त लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो कल रात का सोचते शर्मिंदा में थी, इसलिए बहुत ही तहम्मुल से जवाब दिया था। जो लड़की अपने बाप से इतनी नफरत करती है, वो भला मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकती है। ये झूठा ड्रामा तुम बंद कर क्यों नहीं कर देती। थकी नहीं हो अभी तक इस टॉपिक से। आयला जियान आयला के मुकाबले आते हुए बोला था। तुम थके नहीं हो बार बार मुझे रिजेक्ट करते हुए, मेरा दिल तोड़ते हुए। आयला की नजर में इस वक्त भी जियान के लिए वहाना मोहब्बत थी। नहीं, मैं पूरी जिंदगी के लिए भी ये काम कर सकता हूँ। जियान की जैसे अब आदत हो चुकी थी आयला को तलब बातें कहने की।
तो मैं इस जिद की और बर्थडे के बाद भी तुमसे ही प्यार करती रहूंगी और जब भी मुझे मौका मिलेगा इजहार करोगे, चाहे तुम कितनी भी नफरत करो मुझसे। बीट, आयला इकराम के दिल और रूह के मालिक पेशा तुम भी रहोगे। आयला आज भी अपनी बात पर कायम थी। लेकिन शायद तुम्हारी ये बात मेरी होने वाली बीवी को बिल्कुल पसंद आए, सो प्लीज जल्द अज जल्द अपना ये नाटक खत्म करो। ये मेरी एंगेजमेंट का कार्ड है, जरूर आना। इसके लिए नहीं कि तुम्हारे आने से मुझे खुशी होगी, बल्कि इसलिए कि शायद तुम्हें एहसास हो जाए कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जियान आयला का हाथ पकड़कर उसमें अपनी एंगेजमेंट का कार्ड पकड़ा था। वहां से पलटते पलटते रुक गया था। रुकने की बजाय आयला की आंखों से गिरने वाले आंसू थे, जिसके चेहरे पर अजियत के आसार वाज़ा थे। भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम्हें किसी और का होता हुआ देखकर मैं सह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। इतना जुल्म मत करो मुझ पर। आयला की आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूटकर गिर रहे थे, लेकिन 20 हजार के पत्थर दिल को मोम नहीं कर सके थे। आयला ने जिया की शर्ट का गिरबान अपनी मुट्ठी पर जगह कर उसको अपने बहुत ही करीब आ खड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से उसका चेहरा थामती हुई इल्तजाई लहजे में बोल रहे थे। 20 हजार हदों को फर्क नहीं पड़ता आयला इकराम तुम्हारे होने से ना होने से, इसलिए अपनी ये नकाब कोशिश करना बात कर दो। जियान आयला को पूरी तरह से खुद से दूर जड़ता हुआ वहां से निकल गया था और दरवाजे पर बेचैनी से सब देखते हुए शाम एक नजर डालता हुआ जियान उसकी आंखों में मौजूद सवालों को इग्नोर करता वहां से निकल गया था। अगले ही लम्हे आयला भी वहां से निकल गई थी। जिया, ये सब क्या हो रहा है? क्या अंकल या फारिया इस बारे में कुछ जानते हैं? हशाम दोनों की सारी बातें सुन चुका था और जिया के कुछ दिनों से उलझे और डिस्टर्ब होने की वजह से भी समझ गया था जिया की अचानक बगनी करने की वजह, जिसके बारे में जानने के लिए हैदर अंकल के कहने पर उसे जिया को यहाँ पर बुलाया था। उसके बारे में वो सब समझ गया था। बिन्हा आज इतने दिनों बाद पहली बार हशाम के फ्लैट से उसके साथ ही बाहर निकली थी। आज वो अपने पापा जाने से मिलने जा रही थी, जो शायद उसकी उनकी से आखिरी मुलाकात भी हो सकती थी। ये बात सोचकर बार बार उसकी आंखें भीग जाती थी। यार, मैं तुम्हें तुम्हारे कहने पर वहां इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि तुम अपने फादर से मिल सको। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम रो रो कर अपनी आंखों का सारा पानी बहा दो। हशाम को बिठा कर रो रो कर खुद को हल्का करना अब अच्छा खासा तपा गया था। मेरी आंखें हैं, मैं रहूं या जो भी करूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? बिना को भी हशाम की डांट पर गुस्सा आ गया था। ओके, तो फिर मैं गाड़ी वापस की जाने बोल रहा हूँ। रोना बंद करो तुम। हशाम से उसके आंसू नहीं देखे जा रहे थे, इसलिए उसने बिना को चुप करवाने के लिए धमकी दी थी। हशाम को गुस्से तक घूरते हुए बिना अपने आंसू साफ करते हुए चेहरे पर दूसरी जानब बोल गई थी और हशाम उसकी नाराजगी दिखाने पर मुस्कुरा दिया था। गेट के अंदर गाड़ी ले जाकर हशाम पहले खुद उतरा था और फिर बिन्ना की साइड पर आते दरवाजा खोलते हुए उसके जानब हाथ बढ़ा रहा था। बिन्ना खुद को बड़ी सी चादर में अच्छी तरह से लपेट रखा था। हशाम को इस बात की उम्मीद थी कि रफीक नियाजी के आदमी आस पास हो सकते हैं, जिसे बिन्ना को खतरा था, इसलिए उसने बिन्ना के गेट बाजू पे लाकर उसे बिल्कुल अपने हिसाब में ले रखा था, जिसे बिन्ना पर आई हुई हर मुसीबत वो खुद पर लेने को तैयार हो। पापा जानी, मीरा के बाबा शबाज हार तड़प कर अपनी जगह से उठता हुआ जगले के पास आया था। मेरी जान, मेरी बेटी, कैसी हो तुम ठीक हो ना? मीरा के हाथों को पकड़ते हुए शबाज हार रोते हुए बोला था। पापा जानी, आपने ये सब क्यों किया? आप जब भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकते तो दूसरों की औलाद पर इतने जुल्म क्यों किए? पापा जानी, आप जानते थे ना कि आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अपना नहीं है। कहाँ जाऊंगी मैं दूसरों को बेआसरा करते वक्त? आज आप अपनी बेटी दर्द की ठोकरें खा रही है। मीरा के रोने की बावजूद कई बार उनका सर शर्म से झुका गई थी। मैं सबसे बड़ा गुनाहगार तुम्हारा हूँ बेटा, माफ कर दो मुझे। मेरा क्या तुम्हें भुगतना पड़ रहा है? तुम घटिया दरिंदों की नजरों में हो। ये सब बातें मुझे दिन रात गाड़ों पर लुटा रही है। तुम भी अपने पापा जाने से नफरत महसूस कर रही होगी ना अब? शबासा मीरा के पैर में गिरते हुए उतारों उतार रोने लगे थे। हशाम पहले ही इन दोनों बाप बेटी की प्राइवेसी के ख्याल से वहां से जा चुका था। पापा जानी, ये आप क्या कर रही है? आप प्लीज ऐसा मत करें। आप दुनिया के लिए बेशक बहुत बुरे सही, मगर मेरे लिए मेरे पहले वाले पापा जानी ही है। मेरी अब भी दिन रात यही दुआ कि आपको कुछ ना हो। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ पापा। बिन्हा भी उनके साथ नीचे बैठते हुए उनका हाथ होठों से लगाते हुए बोली और उनकी और उनसे नफरत कभी नहीं काट सकती थी। नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिले। मैं अब इतने बोझ के साथ मजीद नहीं जीना चाहता। जब से एसपी हशाम के साथ तुम्हारा डका हुआ है, अब मैं बहुत हद तक पुरस्कून हो चुका। जानता हूँ ये रिश्ता हमेशा के लिए नहीं है, मगर ये भी जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हें कभी भी बेआसरा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें कभी गैर महफूज नहीं होने देगा। शबाज खान की बात सुनकर बिन्ना सिर्फ आंसू बहाती रही थी। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो बेटा, अगर हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना। शबाज हशाम को आखिरी पता देकर बिन्ना को जाने का इशारा करते हुए बोले। बिन्ना ने रोते हुए नभी में साड़ी हिलाते हुए वहां से उठने में इनकार किया था। बिन्ना चलो। हशाम ने रोती हुई बिन्ना को कांधे से थामते हुए खड़ा किया था, जिस पर बिन्ना उसके साथ उठती खेलती चली गई थी और हशाम के सहारा देने पर उसके गले लगकर और जोर से रोने लगी थी। शबाज खान को वहां से लेकर जाया जा चुका था। हशाम बिन्ना के गिर्द बाजू का हसार कायम करता हुआ उसके कपकपाते वजूद को अपने सीने में बीच किया था।
हशाम की वाइफ कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है ना। वैसे फाइका से ज्यादा तो वो सूट करेगी हशाम के साथ। मेरे ख्याल में हशाम को सोचना चाहिए इस बारे में। फाड़िया जया के पास लाड़ में आकर बैठते बोले थे, जो लैपटॉप खोल हुए किसी काम में मसरूफ था। मैडम, अब हर निशान आपकी पसंद के मुताबिक तो नहीं चल सकता ना। मेरी जोड़ी उस लड़की के साथ, हशाम की इस लड़की के साथ। जैगी बाबर फाड़िया उसे गुडे लगे थे। जी बिल्कुल, और तुम तो जैसे मेरी बात मान रही हो ना। अच्छी बड़ी लड़की को और उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर तुम अच्छा नहीं करे। ऐसी मोहब्बत रोज रोज नहीं मिलती। पछताओगे एक दिन तो। अभी भी वक्त है, सोच लो। फाड़िया को जया का फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो पिछले 2 दिन से उसे बहुत बार समझा चुके थे, मगर जया वैसे ही लापरवाह बना हुआ था। 20,000 हैदर आज तक अपने फैसले पर पछतावा है और आगे कभी ऐसा होगा। और इनविटेशन दे दिया है मैंने तुम्हारे इस फेवरेट को। रो लेना कल उसके साथ अपना दुखड़ा। जैद आयला का जिक्र करते हुए अपने महसूस खुरदरे लहजे में बोला था, जिस पर फाड़िया उसको देखकर आई गई थी। तुम आयला को अपनी बगड़ी में बुलाकर हर्ट करना चाहती हो। फाड़िया को आयला से बहुत ही हमदर्दी महसूस हो रही थी और तरस भी आ रहा था, जिसने उसके भाई जैसे सख्त इंसान से दिल लगाया था। वेरी गुड। अब इसमें हर्ट होने वाली बात कहाँ से आ गई? मैं सिर्फ उसे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में उसकी ना अभी कोई जगह है और ना आगे हो सकती है। जैकी बाप पर फाड़िया खोजती नजर उसको देखने लगी थी। कहीं तो ये इतनी जल्दी और बिना लड़की के बारे में कुछ जाने जो मगनी कारी हो, उसके पीछे रीजन आयला को नीचा दिखाना ही तो नहीं है। क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो अपनी पसंद के बिना कभी एक शर्ट तक नहीं पहनते। तो फिर ये तो एंगेजमेंट है। ओके, सारी बात समझ आ चुकी है मुझे। फाड़िया अब बात की तह तक पहुंची थी। हाँ, बस अपने पास से कुछ भी उल्टा सीधा सोच कर उसे सच मानती जाओ। बेटी बेटी है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जैको फाड़े की आयला के बारे में की जाने वाली बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसकी बातों का जवाब दिए बिना वहां से उठ गया था। फाड़िया मुस्कुराती नजर से अपने डैशी प्लस गबड्डी पाई को वहां से जाता हुआ देखकर अपनी आगे की प्लानिंग करने लगी थी। मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? अब तो मैं पर्सनली आयला के घर जाके उसे इनवाइट करके आऊंगी। अगर उसे वाकई ही मेरे भाई से सच्ची मोहब्बत है, तो वो कभी भी अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख पाएगी। फिर आएगा मजा। कोई बात नहीं, छोटा मोटा हंगामा बाद में आने वाले बहुत बड़े हंगामे से बहुत ज्यादा बेहतर है। फाड़िया आयला की तरफ जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जिसका नंबर वो पहले ही जिया के मोबाइल से हासिल कर चुके थे। आयला जिया का एंगेजमेंट कार्ड अपने सामने रखे हुए खामोश नजर से घूर रहे थे, जहां जिया के साथ किसी और लड़की का नाम लिखा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही जिया की कजन सिस्टर फाड़िया आयला के पास से होकर गई थी, जिसकी कई बातें सोचकर आयला को अब हंसी आ रही थी, जिसमें अजियत का अड़सर दबाया था। फाड़िया ने उसे कहा था कि जिया के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। वो कहीं ना कहीं तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर चुका है, पर इस बात का इकरार करने में उसकी ना अन्ना आ रही है, क्योंकि मेरा भाई में अन्ना अक्कड़ सी कूट कूट का बड़ी हुई है। आयला को लग रहा था कि पहले जिया ने खुद उसके जज्बात का मजाक उड़ाया है और अब अपनी बहन को भेज रहा है उसका मजाक बनाने के लिए। जिया जितना कुछ उसको बोल चुका था, उसके बाद आयला की बातों को सच पढ़ना बिना के लिए तकरीबन नामुमकिन था। आयला अपनी सोचों में ही घूमती जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी, नजर उठाकर देखने पर उसने बिलाल को दरवाजे पर खड़ा पाया था। मेरा पहले ही दिमाग खराब है, इसलिए मैं तुमसे बात करके मजीद अपना दिमाग की दही दही करना चाहती, इसलिए जिन कदम से आए हो शराफत से उन्हीं पर पलट जाओ। आयला अपने सामने रखा हुआ कार्ड उठाकर टेबल पर बड़ी फाइल के अंदर रखते हुए बिगड़े तेवरों से बोली थी, लेकिन मुकाबल भी फाड़ा हार का डीठ भतीजा था। उसे बला कहा सुनी थी आयला की बात। यार, ये कहाँ लिखा है कि हसीन लोगों को हर वक्त गुस्से में ही रहना चाहिए? कभी वो आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। बलाल आयला के सामने सोफा बर्जबान होते हुए शरारती नजर से देखते हुए बोला था, तुम्हें तकलीफ क्या है? अपने घर आराम नहीं आता क्या? आयला तरह कर बोली, मैं अपनी फूफा के घर आया हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? बलाल भी उसका शागिर्द था, पीछे क्यों रहता बला? तो जाओ अपने फूफा के घर घूमो फिरो, ये मेरा कमरा है, या तो तुम्हारी फूफा और उसके रिश्तेदारों की कोई जगह नहीं है। आयला भी बगैर कोई लिहाज रखे हुए बोले। बलाल फाड़ा बेगम के भाई का बेटा था, उसका शुरू से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा आना जाना था। वो आयला से 5 साल छोटा था। जब भी यहाँ आता आयला के पास जरूर जाता, लेकिन फाड़ा बेगम की तरह उनकी फैमिली वालों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन बिलाल को आयला अच्छी लगती थी, उसे आयला से एक उनसे सी हो गई थी। आयला की हर बार की डांट बरटार के बाद भी उसके पास जरूर जाता था, और यही वजह थी कि वो आयला के दिल में अपने लिए काफी हद तक सॉफ्ट कॉर्नर बना चुका था। वो आयला को अपना उस्ताद मानता था। जब भी कोई प्रॉब्लम होती उसका हल मांगने आयला के पास ही आता। अक्सर आयला से जड़ती देती, मगर फिर भी बात नहीं आता था। फायला बेगम को भी बुलाकर आयला से बात करना पसंद नहीं था, मगर बिलाल इस मामले में आयला पर ही गया था, उसको बातों से ज्यादा हाथर में नहीं लाता था। फूफा बता रही थी किसी मोहब्बत के चक्कर में पड़ चुकी हो, ये क्या है? बिलावल आयला की गुड़ी को इग्नोर करता हुआ सामने पड़ी फाइल से कार्ड निकालते हुए कामयाब हो चुका था। मोहब्बत नहीं, इश्क के चक्कर में फंस चुकी हूँ मैं। 20,000 हैदर के ज्यादा जिक्र करते हुए आयला के होठ पर मुस्कुराहट थी। व्हाट?
इस ज़ियाद हैदर से, मगर यहाँ तो किसी और का नाम है, मतलब ये तो किसी और से मगनी का कार्ड का और से मगनी कार्ड है ना। बिलाल हैरान होते हुए कार्ड को और गौर से पढ़ते हुए बोला था, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा ना। हाँ यही है मेरा मीर ज़ियाद हैदर, मैं उसके इश्क करती हूँ ना। ये तो मुझसे शदीद नफरत करता है, मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। हालांकि चेहरे पर अजियत वाज़ह थी, जिसे बिलाल को भी अजियत में मुतला कर दिया था। वाह, वो कौन सा बदकिस्मत इंसान है जो आयला इकराम की मोहब्बत ठुकरा रहा है। मैं भी मिलना चाहता हूँ उसे। बिलाल के लहजे में ज़िया के लिए रश्क और अफसोस दोनों थे। कल मगनी है उसकी, आओगी मेरे साथ? मैं वहां पर जाना चाहती हूँ, ये जानते हुए भी कि मीर को किसी और का होते हुए देखना मेरे लिए क़यामत हेज़ लम्हा होगा, मगर मैं फिर भी जाना चाहती हूँ। मीर की मोहब्बत में अजियत और दर्द की इंतहा को छूना चाहती हूँ। आयला की आंखें जब से एहसास से लाल हो चुके थे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बिलाल को आयला जैसी मजबूत लड़की की मोहब्बत में यह हालत देखकर बहुत ही तकलीफ हो रही थी। उसे इस जज्बे से ही नफरत होने लगी थी जो एक अच्छे भले इंसान को तबाह करके रख देता था। वो वहां पर आयला को अकेला नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि आयला की हालत बता रही थी कि वो वहां पर अकेले जाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थे।